Hello, greetings to one and all. Welcome to the channel. In this particular video, I am going to discuss a very sensitive issue with you all. Today, on 3rd of January, this particular article was published. Alright? And it is related to the delimitation exercise of Assam. और कह रहा है कि ये क्या है आसाम में नया डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और इसमें भले ही क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में आपको समझाया गया है, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बेसिकली इलीगल इमिग्रेशन की बात हो रही है। और किस स्टेट में हो रही है? आसाम में हो रही है। इलीगल इमिग्रेशन आसाम में है। बहुत बार ऐसा खबर सुनने में आता है, ऐसा हमको पता चलता है कि पहला इन्फ्लक्स कश्मीर में था। किसका? मुस्लिम पॉपुलेशन का। मुस्लिम पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स कश्मीर में था, जो कि पाकिस्तान से आए थे। एंड टू एन एक्सटेंट वी हैव सीन दैट JKLF नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना था। फारूक अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर थे और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। ये सिचुएशन कम हो गई आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद। लेकिन अभी आसाम में इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है। और इलीगल इमिग्रेशन आसाम में कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश से आ रहा है क्योंकि इंडिया का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो कैसा है? बॉर्डर इज कंप्लीटली पोरस, यानी कि इट्स इजी टू क्रॉस द बॉर्डर। नो चेक पोस्ट और वेरी लेस चेक पोस्ट आर देयर। आउट ऑफ 34 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, आसाम के अगर 34 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो 9 to 10 हैव नाउ मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। एंड this is basically affecting the demography. प्रॉब्लम इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन से नहीं है, यानी कि बहुत सारे संख्या में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये आसाम की तरफ मूव करती है। बट ये तो सिटीजन्स ही है ना, बात मुस्लिम की पॉपुलेशन की नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम के अगेंस्ट हैं, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के मुसलमान जो कि आसाम में जॉब की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से, किसी भी वजह से सेटल हो रहे हैं, वो हमारे लिए कंसर्न है, वो हमारे लिए मुद्दा है। क्योंकि अल्टीमेटली आसाम की लोकल डेमोग्राफी इफेक्ट हो रही है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो लोकल डेमोग्राफी से क्या हो सकता है? लोकल डेमोग्राफी इफेक्ट होने से, इलीगल इमिग्रेशन होने से पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है किसका? लोकल पॉपुलेशन का। पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोकल पॉपुलेशन का। और इनका रिप्रेजेंटेशन किसमें? हर जगह, सर्विसेज में। इनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में, सब जगह खतरे में आ सकता है। पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द लोकल पीपल। अलॉन्ग विद दिस, व्हाट इज एट स्टेक? इसके अलावा क्या खतरे में है? एडिशनल प्रेशर है किस पे? अवेलेबल रिसोर्सेस पे। जनसंख्या बढ़ जा रही है पर इंफ्रा नहीं है प्रॉपर। फ्रेजाइल इकोसिस्टम भी तो है, साथ में सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं इंडिया को, है कि नहीं? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की, किसकी बात कर रहे हैं? डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की। वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन के। मुद्दा क्यों सामने आया? क्योंकि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है? इट्स अ रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या कहते हैं हम इसको? इट्स अ रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। And delimitation is done on the basis of
डिलिमिटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, है ना। डिलिमिटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. Delimitation is redrawing of constituencies. It is done on the basis of population. Now, when I say this, what do I mean? When I say that redrawing of constituencies is done on the basis of population, what do I mean? For example, if this is a particular region, this is another region, and we can say that this is District 1 and this is District 2. All right. Now, District 1, District 2 has 2 lakh population. District 1 has 1 lakh population. Overall, the population of this particular region is 3 lakhs. Now, let's say that you want to have representation from this particular area and you want one person to be elected. One person to be elected from how many people? From 1 lakh people. टू मेक श्योर दैट ये जो 1 लाख लोग हैं इनकी बातें सुनने वाला व्यक्ति हो, तो हर 1 लाख में एक व्यक्ति को मंत्री बनना है. तो इस पर्टिकुलर रीजन को आपको कितने हिस्से में तोड़ना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर रीजन में आपको देखना पड़ेगा कि 1 लाख की पॉपुलेशन कितने रीजन तक में है. तो मान लीजिए कि ये वाला जो येलो रीजन है, यहाँ पे देखा गया कि ये 1 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पे है. फर्दर इसके बाद आपको यहाँ पे आपको खूब सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए नदियां हैं, तो ज्योग्राफी ऑब्वियसली कंजस्टेड नहीं होगी, दूर दूर लोग बसे होंगे, है कि नहीं. तो यहाँ पे इस रीजन में आपको 1 लाख लोग दिखाई दे रहे हैं. उसके बाद एक इमेजिन करिए सिचुएशन कि ये एरिया जो है, यहाँ नदी पानी सब कुछ बहुत अच्छा है, इट्स अ प्लेन एरिया फुल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. तो यहाँ पे ज्योग्राफी कैसी होगी? अच्छी होगी, सुटेबल होगी. और यहाँ पे ड्वेलिंग्स कैसी होंगी? कंजस्टेड होंगी. तो इस डिस्ट्रिक्ट 1 2 जिले में ये पर्टिकुलर जो लाइंस हैं, येलो, पर्पल और रेड, ये आपको 3 रीजन बता रहा है जिसमें कितनी पॉपुलेशन है? 1 लाख पॉपुलेशन है. ऑलराइट. और जबकि हमने ये क्या डिस्कस किया कि टोटल कितने बोले थे मैंने? अच्छा, यहां पे थोड़ा एक मिस्टेक, फैक्चुअल एरर कर दिया मैंने. चलिए मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट 1 में 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है, और डिस्ट्रिक्ट 2 में 2 लाख पॉपुलेशन है. इस पर्टिकुलर पूरे इलाके में पॉपुलेशन कितनी हो गई? दोनों में इलाके मिला के पॉपुलेशन, दोनों जिले मिला के पॉपुलेशन टोटल हो गई 3 लाख. तो हमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेंगी? 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 3. इन तीनों इलाके से हमें एक एक मंत्री चाहिए, तब जाके टोटल कितने मिनिस्टर्स हो पाएंगे? 3 मिनिस्टर्स हो पाएंगे इस इलाके से. ऑब्वियसली अगर ये स्टेट के लिए मान लीजिए है, तो हो सकता है कि लोकसभा के लिए बोला जाए कि 5 लाख में से एक सदस्य होगा, तो 3 लाख पॉपुलेशन इस पूरे दोनों जिलों के मिला की है. तो यहां से कितना व्यक्ति खड़ा हो जाएगा? एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है. और आसपास का दूसरा कोई इलाका भी मिलाना पड़ेगा जिसमें कि 2 लाख पॉपुलेशन होगी, तब जाके लोकसभा के लिए ये वाला क्षेत्र होगा जहां से एक मंत्री चुना जाएगा. और स्टेट असेंबली के लिए 3 रीजन होंगे ये वाले जिसके अंतर्गत व्यक्ति चुने जाएंगे, या लोग या एलिजिबल पॉलिटिकल पर्सन खड़ा हो सकता है वोट इलेक्शंस में. इस पूरी एक्सरसाइज को जहां पे हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ कर रहे हैं फॉर बोथ लोकसभा और फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली. इस पूरी एक्सरसाइज को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं डीलिमिटेशन. यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. डीलिमिटेशन एक्सरसाइज यहां पे आपको बता रहा है कैसे होती है. ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर एक डीलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया जाता है, फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट. डीलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन डेटा कहां से यूज करेगा? डीलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन डेटा कौन सा यूज करता है? पॉपुलेशन डेटा सेंसस का यूज करता है. और सेंसस कौन सा होगा? यूजुअली इट इज द लास्ट सेंसस. यूजुअली इट इज लास्ट सेंसस. पिछला सेंसस हमारा कब हुआ था? लास्ट सेंसस दैट वाज कंडक्टेड वाज 2011. तो अगर हम लेट से आसाम की बात कर रहे हैं, तो आसाम में जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं वो कहां से फेच करने चाहिए? 2011 से. 2011 में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप डीलिमिटेशन करेंगे. बट अभी जो
डिलिमिटेशन कमीशन है वो ऐसा नहीं कर रही है. रादर दे आर यूजिंग द डेटा ऑफ 2001. 2001 का सेंसस यूज किया जा रहा है आसाम में फॉर व्हाट? फॉर डिलिमिटेशन. 2001 से 2011 तक में और आज हम खड़े हैं 2022 तक में पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई होगी. अब पॉपुलेशन इंडिजिनस लोगों की बढ़ी या माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, दोनों में अंतर है. अगर माइग्रेशन की वजह से इलीगली तरीके से लोग वहां पे आए हैं, आसाम में इलीगल तरीके से लोग आए हैं, तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. किसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स. आप समझ सकते हो ना, अगर गैर कानूनी तरीके से लोग आए हैं तो इनका क्या है? आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. इन्हीं के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पूरा प्रोसीजर बनाया गया था जिसको हम कहते हैं NRC, दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. और इसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को जब लागू किया जा रहा था तो करीब करीब 19 लाख लोग, 19 लाख पीपल कुड नॉट बी केप्ट इन NRC के रजिस्टर में, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे. आउट ऑफ कितने लोग? 3.02 करोड़ पॉपुलेशन में आसाम की सिर्फ 19 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला, यानी कि वो सिटीजन्स के रूप में रजिस्टर ही नहीं करा पाए. अब 19 लाख लोगों के पास दस्तावेज नहीं है. ये सरकारी आंकड़े हैं. सरकारी आंकड़े यूजुअली एक्चुअल आंकड़ों से कम ही होते हैं. इसका मतलब माइग्रेशन इलीगल तरीके से काफी ज्यादा हो रहा है. पोस्ट देखा गया 1971, इस दौर में आपने क्या देखा है? इंडो पाक वॉर. इंडो पाक वॉर होता है और क्या लिबरेशन होता है? लिबरेशन होता है बांग्लादेश का. अब चूंकि बांग्लादेश के साथ आसाम की बाउंड्री है, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है, आसाम की बाउंड्री है, तो इलीगल माइग्रेशन दोनों राज्यों में बांग्लादेश से अक्सर होता रहता है. क्योंकि वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी प्लेन है, ये यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है? प्लेन है. तो यहां पे चेक पोस्ट बन गए, रोड्स बना दी गई. लेकिन आसाम में हिली रीजन्स हैं यूजुअली, तो यहां पे हर जगह पे चेक पोस्ट बना पाना पॉसिबल नहीं है. तो अभी देखा जा रहा है आसाम में बहुत तेजी से इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से होते हुए हमें नजर आ रहा है. अब इलीगल माइग्रेशन ऑब्वियसली सिंस 1971 के बाद हो रहा है. फिर क्या हुआ? आसाम में बड़ा विद्रोह हुआ, तो एक आसाम एकॉर्ड साइन किया गया. आसाम एकॉर्ड साइन किया गया कब? 1985 में. लेकिन उसके बाद हाल फिलहाल में ऐसा देखा जा रहा है, लोकल लोगों का भी कहना है, वहां की सरकार का भी ऐसा मानना है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है जिला बाय जिला, साल बाय साल. तो सबसे पहले तो NRC को कंप्लीटली लागू कराना जरूरी है. इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको वापस भेजना जरूरी है, और उसके लिए हम उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे सकते. इसीलिए शायद सरकार 2001 का सेंसस यूज कर रही है इंस्टेड ऑफ 2011, बिकॉज 2011 में ये सेंसस है ना, ये सेंसस है, तो मे बी बाय सम फॉल्ट हो सकता है सेंसस में कुछ कमी के कारण, कुछ मिस्टेक के कारण, टेक्निकल इग्नोरेंस के कारण बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स रिकॉग्नाइज हो गए हों पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन तो सिर्फ सिटीजन्स की होनी चाहिए. तो आसाम में इस कारण की वजह से शायद सरकार 2001 का सेंसस यूज कर रही है डिलिमिटेशन में. ताजुब करने की बात यह है कि डिलिमिटेशन में अगर आप किसी भी जगह का डिलिमिटेशन करा रहे हो, मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, अगर आप किसी भी जगह का डिलिमिटेशन करा रहे हो तो वहां पे पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रही है और आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इक्वली करना है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ती पॉपुलेशन के साथ बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना. लेकिन अभी जस्ट ऑपोजिट हो रहा है आसाम में. पॉपुलेशन बढ़ा दी मतलब ऑब्वियसली बात है भाई, पॉपुलेशन तो बढ़ी गई है. जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई है. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बीइंग केप्ट सेम. कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बीइंग kept same, and this is
what the people are basically concerned about. कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेम रख रहे हो जब आप, तो इस पूरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? कायदे से तो सेंसस हो जाना चाहिए था। अगर आपसे पूछा जाए क्या सुझाव आप देंगे, तो आप ये देंगे 2021 का जो सेंसस है उसको सरकार टालने की बजाय टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करे। साथ ही में आप बॉर्डर विजिलेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। साथ में आप बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ सलाह मशवरा करके आप बेसिकली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाइए। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने के साथ ही साथ आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? बांग्लादेश की सरकार को आप बोलोगे रिकॉग्नाइज योर सिटीजन्स, आप अपने नागरिकों को आइडेंटिफाई करिए, भारत सरकार की मदद करिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस दैट सेंसस 2021 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेंसस होगा तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, please understand the entire process of the delimitation process and why it is important for the Assam region. All right, and population data के basis पे ही constituencies design होती है। So the whole sole concern in this particular matter is कि delimitation अभी तक हुआ क्यों नहीं आसाम में? delimitation 1952, 1962, 1972 में हुआ था, लेकिन 1976 के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया। डिलिमिटेशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का और बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का भी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स ने रोक दिया 2008 में। 2002 में ये डिलिमिटेशन पिछला जो था 2008 में बन जाना चाहिए था, लेकिन रोक दिया गया। अब 2008 में भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि एक बार आप एनआरसी अपडेट कर दीजिए ताकि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर फेंक सके। उसके बाद से डिलिमिटेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। बहुत बार हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, अभी हाल फिलहाल 6 मार्च 2020 में। लेकिन सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि डिलिमिटेशन हम 2001 के सेंसस को यूज करके करेंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ रीओरिएंटेशन हो सके कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, कोई नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना जोड़ी जाए। ठीक है, तो ये पूरे पीडीएफ को आप पढ़िएगा, आपको मेन मुद्दा मैंने समझा दिया है। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी signing off from the editorial analysis of 3rd of January. I'll see you guys in the next.